जो ये कट्टरपंथी जो जमातें हैं खुलेआम कह रही हैं कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और मुसलमानों को मार देंगे, उन पे भी वैसे ही बैंड लगना चाहिए जैसा आपने पीएफआई और सीमी पे लगाया था। उस तरह का बैंड नहीं लगा तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल सरकार की जानी बूझी साजिश है ये। कि क्या महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट नपुंसक है? या देशामध्ये शांतता ठेवा, उद्योग निर्माण करा, हिंदूंना पण रोजगार पाहिजे, मुस्लिमांना पण रोजगार पाहिजे, दलित तरुणांना पण रोजगार पाहिजे। ही बघा माझी डिग्री, द्या मला रोजगार। धर्मामध्ये भांडणं लावू नका। 47 अगोदर ची जो परिस्थिती भारतामध्ये उत्पन्न करण्यात आली होती त्याच प्रकारची एक परिस्थिती आजच्या तारखेला आपल्याला बघायला मिळत आहे। तर या तरुणांना नोकरी द्यायचा, रोजगार द्यायचा। आपण बघतोय की महाराष्ट्रात रोज कितीतरी आपले शेतकरी बांधव आत्महत्या करता है। इस तरीके से लफ्ज या तो इस तरह के मैटर्स को छेड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि उससे कैरेक्टर असैसिनेशन होता है। तो 1 लाख हिंदू लड़कियों के बारे में आप कहते हैं, सोसाइटी की एक लड़कियों के बारे में आप कहते हैं कि इनका कैरेक्टर सही नहीं है, वो जो है इस तरह के इश्यूज में गिरफ्तार है। और उसके बाद फिर दूसरी बात जो इससे चौथी बात जो इससे निकल के आती है वो ये भी है कि इन हिंदू लड़कियों पर खास तौर से जो है इनके माँ बाप का, इनकी अपनी जात का कोई कंट्रोल इनके ऊपर नहीं है, बल्कि आउटसाइडर इनको जो है कंट्रोल कर रहे हैं। जो सिनेरियो यहाँ बन रहा है तो हम देख रहे हैं कि जनाक्रोश रैलियों का एक सिलसिला जारी है। पिछले कुछ दिनों में तकरीबन 36 अजला के अंदर 50 से ज़्यादा जो है जनाक्रोश रैलियाँ हो चुकी है। और इसका जो प्राइम मोटिव है या जो डिस्कशन इसके अंदर छेड़ा जा रहा है, जिन इशूज़ पे इस पर बात की जा रही है, वो लव जिहाद है, लैंड जिहाद है और उसके अलावा इंटरफेस मैरिजेस पर बात हो रही है। तो ये जो तमाम इशूज़ है असल में ये पूरी सोसाइटी को पोलराइज करने की, डिवाइड करने की बड़ी कोशिश हो रही है। और हमारा ये मानना है कि ये कोशिश की निंदा असल में होनी चाहिए, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि पूरी सोसाइटी के अंदर इसको लेकर जो रेजिस्टेंस होना चाहिए था वो रेजिस्टेंस हमको देखने नहीं मिल रहा है। इसको लेकर जो रेजिस्टेंस होना चाहिए था हमको देखने नहीं मिल रहा है। तो इस हवाले से हम ये मतलब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का जो मकसद है, जो एम है, वो ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से और इस तरह की चीज़ों के जरिए से एक तो पब्लिक जागृति अवेयरनेस इस सिलसिले में पैदा करना चाहते हैं और सिविल सोसाइटी को, यहाँ की आम पब्लिक को, सोसाइटी के ज़मीर को इस बात के लिए जोड़ना चाहते हैं कि वो इस तरह की चीज़ों का जो है नोटिस लेते रहे। क्योंकि ये अगर चीज़ें होती रहेगी तो जाहिर सी बात है कि ये जो इंडिया की सबसे खास बात है कि ये एक डाइवर्स सोसाइटी रखता है। कई सोसाइटीज़, कई कम्युनिटीज़ जो है यहाँ पर बसती है और वो आपस में बहुत प्यार से, मोहब्बत से, शांति से रहती है। लेकिन ये जो सोशल फैब्रिक है, जो इसकी यूनिकनेस है, जो इसको पूरी दुनिया के अंदर बहुत यूनिक बना हुआ है, तो ये तमाम चीज़ें जो है आगे चल के ख़त्म हो सकती है। तो इसीलिए ये तमाम चीज़ों को काउंटर करना, इसका नोटिस लेते रहना, इसको ख़त्म करना, ये हम तमाम की जिम्मेदारी है। तो मीडिया के माध्यम से हम यही बात पूरी अवाम तक, यहाँ की सिविल सोसाइटी तक, यहाँ के सोचने समझने वाले लोगों तक, चिंतन मंथन करने वाले लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं। वो इस चीज़ों का जो है नोटिस ले और इस सिलसिले में अपने पक्ष को रखे, इस सिलसिले में इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए क्या चीज़ें हो सकती है उस पर गौर विचार विमर्श करें और वो चीज़ें जो है सोसाइटी के सामने पेश करने की कोशिश करें। तो यही कुछ बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी। हम सहयोग के माध्यम से, सहयोग की तरफ से पूरे स्टेट लेवल पर इस तरह की जो ड्राइव चला रहे हैं कि ये जो मजहब के नाम से खास तौर पे मतलब रिलीजन का नाम लेकर जो है डिवाइड करने की, रिलीजन का मिसयूज करने की जो कोशिश की जा रही है, ये अपने आप में गलत है। हम जो है किसी भी रिलीजियस आइडियल को देखें, किसी भी जो है रिलीजन को देखें, उसकी तालीमात को देखें, तो वो इस तरीके से लोगों को हेट करना, पोलराइज करना, ये सब चीज़ हमको नहीं सिखाता है। तो रिलीजन का नाम लेके खासतौर से पॉलिटिकल वोट बैंक हासिल करना, उसको जो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करना, तो ये अपने आप में कोई सही बात नहीं है। तो हम इसलिए जो है एक पूरा ड्राइव साउथ महाराष्ट्र की सतह पे चलाना चाह रहे हैं, जिसके अंदर अलग अलग लेवल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, जो मीडिया के माध्यम से हमारा पैगाम लोगों तक पहुंचाएंगे। उसके अलावा इफ्तार पार्टीज होंगी जिसमें यहाँ की आम पब्लिक, आम जनता, यहाँ की जो बसने वाली जो सोसाइटीज़ है वो इस पर आएगी, इस मुद्दों पर गौर फिक्र करेगी, सोचेगी कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें जो हम इस हवाले से करना चाह रहे हैं। और भी जो बातें इन रैलीज के दरमियान आ रही है, हमको ऐसा लगता है कि वो मसला सिर्फ किसी एक कम्युनिटी का मसला नहीं है कि उसके अंदर जो है मुस्लिमों की बाइकाट की बात की जा रही है या मुसलमानों की इकोनॉमिकल बाइकाट की बात की जा रही है।
सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो मुसलमानों के लिए कोई बहुत नुकसानदेह चीज़ है, बल्कि वो पूरे इंडिया के समाज के सोशल फैब्रिक के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है। और ये कि आप देखें कि ये जो खास तौर से लव जिहाद की बात की जा रही है, तो लव जिहाद के अंदर ये जो क्लेम किया गया था कि प्रभात साहब की तरफ से कि 1 लाख ऐसे केसेस हैं इंडिया के अंदर जो लव जिहाद के पाए जाते हैं। उसके बाद फिर एक कार्रवाई हुई जो उसके अंदर जो है वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर कमीशन ने फिर उस पर जो है अपना बयान जारी किया कि इस तरह का कोई मामला नहीं पाया जाता है, बल्कि 0 केसेस है लव जिहाद के और इससे रिलेटेड चीज़ों के। तो आप देखते हैं कि हम सिर्फ जो है पॉलिटिकल वोट बैंक हासिल करने के लिए, चीज़ें हासिल करने के लिए जो है इस तरीके से जो है लोग नीचे गिर जा रहे हैं और एक पूरी कम्युनिटी को, सोसाइटी के एक सेक्शन को, खासतौर से विमेंस को जो है जिस तरीके से टारगेट बनाया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, ये भी अपने आप में एक बहुत खतरनाक चीज़ है। जैसे ये सबसे बड़ा ये लव जिहाद के मुद्दे के ज़रिए से विमेंस पर, खासतौर से हिंदू लड़कियों पर जो इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जा रही है, उसके अंदर सबसे पहला इल्ज़ाम ये कि उनके पास जो है वो साइकी नहीं पाई जाती है या वो इंटेलेक्ट नहीं पाया जाता है कि वो अपने सही लाइफ पार्टनर का जो है इंतखाब कर सके, उसके बारे में सोच सके, उसका जो है सिलेक्शन कर सके। दूसरी चीज़ जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया जा रहा है कि उनको अपने धर्म से कोई लगाव नहीं है, ये भी इससे बात जो है निकल के आती है। तीसरी बात ये है कि आप जब इस तरीके से लव जिहाद और इस तरह के मैटर्स को छेड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि उससे कैरेक्टर असैसिनेशन होता है। तो 1 लाख हिंदू लड़कियों के बारे में आप कहते हैं, सोसाइटी की एक लड़कियों के बारे में आप कहते हैं कि इनका कैरेक्टर सही नहीं है, वो जो है इस तरह के इशूज़ में गिरफ्तार है। और उसके बाद फिर दूसरी बात जो इससे, चौथी बात जो इससे निकल के आती है वो ये भी है कि इन हिंदू लड़कियों पर ख़ास तौर से जो है इनके माँ बाप का, इनकी अपनी ज़ात का कोई कंट्रोल इनके ऊपर नहीं है, बल्कि आउटसाइडर इनको जो है कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें इससे निकल के आती है। तो मेरा मानना ये है कि ये प्रॉब्लम, ये जो मुद्दे उछाले जा रहे हैं मुस्लिम बाइकॉट के या आक्रोश के नाम पर, गुस्से के नाम पर, ये सब चीज़ों के, तो इससे सिर्फ नुकसान, या इससे जो नुकसान होने वाला है ये सिर्फ मुसलमानों को नहीं है, बल्कि सोसाइटी के हर तबके को होगा, हर सेक्शन को होगा। इसके लिए हमको बड़े पैमाने पर आवाज़ भी उठाना चाहिए, अपनी बात को उठाना चाहिए और जो है अवेयरनेस फैलाने का, लोगों को बताने का, उनकी जहनसाजी करने का काम हमको जो है करना चाहिए। इसके लिए जो भी इनिशिएटिव्स हो सकते हैं वो होने चाहिए। ख़ास तौर पे जो बहुत अफसोस की बात हमको इस मौके पर लगती है वो ये है कि सोसाइटी ने जिस तरीके से, आम समाज ने इसको जो है जिस तरीके से, हम ये भी बात मानते हैं कि ये जो जनाक्रोश रैलियाँ हो रही है ये पूरा सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बल्कि सोसाइटी का एक बहुत छोटा सा सेक्टर है जो ये तमाम चीज़ें कर रहा है, पोलराइज करने की, हेट को जो है फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सोसाइटी ने इसको जिस तरीके से रेजिस्ट करना चाहिए वो भी नहीं हो पा रहा है। तो हमारा ये बोलना है कि इस मौके से कि ये भी बात जो है होनी चाहिए कि सोसाइटी जागरूक तो, आम लोग जागरूक तो, यहाँ की सिविल सोसाइटी जागरूक तो, और इस इशू को जो है रेजिस्ट करने की वो जो है कोशिश करे। तो यही कुछ बातें थी जो मुझे आपसे इस मौके से करनी थी। हमारे बाकी भी गेस्ट और काफ़ी सोचने समझने वाले लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो भी आपसे कुछ अपनी बातें रखेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तूर तिहु लोक उजागर, राम अदूत अतुलित बालधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जय भीम। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की भी फतेह। हे म्हणण्याचं तात्पर्य की मी अशा भारतामध्ये जन्माला आहे आणि अशा भारतामध्ये माझं आयुष्य गेलेलं आहे, जिथे आजपर्यंत मी राम आणि रहीममध्ये कधीच भेदभाव केलेला नाही। नवमी असो की ईद असो, माझ्यासाठी हे नेहमी सण होते, आहेत आणि राहतील सुद्धा। ज्या प्रकारे दिवाळीला मी माझ्या नातेवाईकांकडे, मित्रांकडे नाश्ता करायला नाही तर दिवाळीचा सण साजरा करायला जातो, त्याच उत्साहाने मी ईदला माझे मित्र, माझे बंधू आणि माझे नातेवाईकच म्हणायला लागेल, त्यांच्याकडे मी ईद सुद्धा सेलिब्रेट करायला जातो। आणि हाच आपला खरा भारत आहे। हाच भारत आपण जन्मापासून बघतो आलेलो आहे। पण मला एक गोष्टीचा खेद पण आहे, 1947 अगोदर ची जो परिस्थिती भारतामध्ये उत्पन्न करण्यात आली होती
त्याच प्रकारची एक परिस्थिती आजच्या तारखेला आपल्याला बघायला मिळत आहे. अंग्रेजांनी ज्या प्रकारे भारतामध्ये कभी मत भूल डिवाइड अँड रूल चा जयघोष केलेला होता, समाजामध्ये भावांमध्ये घरामध्ये फूस लावण्याचा जो प्रयत्न केला होता, त्याच्या मागचा त्यांचा जो एक उद्देश होता, त्या उद्देशाच्या अनुषंगाने त्यांनी भारतावर बरेच दिवस राज्य पण केले. आणि हा जो कलंक होता, हे जो भेदभाव होते, हे जो आपसामधले मतभेद होते, हे दूर करायला आपल्याला बरीच वर्ष लागली. आपण अशा परिस्थितीमधनं निघालो जिथे लोकांना खायला अन्न नव्हतं, घालायला वस्त्र नव्हते आणि झोपायला वरती छत्र पण नव्हता. भरपूर प्रयत्नानंतर, मी तर त्याच्यात नव्हतो, पण माझे पूर्वज आणि माझे जो सिनियर आहेत त्यांच्या अथांग प्रयत्नामुळे भारतामध्ये आपण अशी एक परिस्थिती बघितली जिथे संपूर्ण, ज्याला आपण कॉन्सन्ट्रेशन म्हणतो, ते शिक्षा, आरोग्य व एक प्रगतीचा मार्ग याकडे देण्यात आला होता. म्हणून आपण भारतामध्ये बघितलं की शिक्षणाची जो आपली टक्केवारी होती ही पण वाढली, बरेच उद्योग पण आलेत आणि जगामध्ये भारताचा एक ठसा उमटला. पण सध्याच्या स्थितीमध्ये जी परिस्थिती आलेली आहे ही फारच भयावह व धोकादायक आहे. जेव्हा आपल्या भारताचा संपूर्ण केंद्र शिक्षावर असायला हवं, आपली जो इकॉनॉमी आहे त्याच्याकडे असायला हवी आणि कुठेतरी देशामध्ये कायदा सुव्यवस्था राहायला हवी, या उलट सध्याच्या परिस्थितीमध्ये सगळीकडेच, महाराष्ट्रच नाही पण कोणताही राज्य घ्या, नॉर्थ पासून साऊथ पर्यंत आणि वेस्ट पासून ईस्ट पर्यंत, आपण सगळीकडे फक्त आणि फक्त अश्रूहता, भेदभाव आणि ज्याला आम्ही आमच्या लीगल टर्म मध्ये म्हणतो नॉट रूल ऑफ लॉ, अशी एक परिस्थिती आज उत्पन्न झालेली आहे. खरं म्हटलं तर या संपूर्ण परिस्थितीला फक्त आणि फक्त जे राईट विंगचे लोक आहेत ते कुठेतरी जबाबदार आहेत असं मला ठामपणे वाटतं. कारण की समजा हे मुद्दे घेण्यात नाही आले तर देशवासियांचा लक्ष शिक्षणावर, सोयीसुविधांवर, महागाईवर, असे जो बाकीचे मुद्दे आहेत त्यांच्यावर जातील, त्यांच्यावर केंद्रित होतील आणि कुठेतरी लोकांचा रोष सरकारच्या विरोधात येईल. त्यामुळे लोकांचं लक्ष त्या गोष्टीपासून भटकवण्यासाठी आणि दुसरीकडे घेऊन जाण्यासाठी हे सगळे प्रयत्न चालू आहेत. पण सध्याच्या स्थितीमध्ये सर्वप्रथम तर मी स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडियाला माझ्या मनापासून मी अभिनंदन करू इच्छितो आणि जितकं प्रशंसा करू तितकी कमी आहे. कारण की असं मला वाटतं की भारतामधली ही एक स्टुडंट्सची पहिली ऑर्गनायझेशन असेल ज्यांनी या मुद्द्याविरुद्ध एक आवाज उठवण्याचा फक्त प्रयत्नच नाही केला पण त्याला पुढे घेऊन जाण्याचं पण काम करत आहे. आणि सध्याच्या स्थितीमध्ये आपल्याला असेच लोक हवे. असेच लोकांचा अर्थ जे स्टुडंट्स आहेत, जे यंगस्टर्स आहेत, जे नौजवान आहेत. आज जी जो परिस्थिती उत्पन्न झाली आहे ती फक्त मुस्लिम धर्मियांपर्यंत सीमित नाही आहे. आपण भारतामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी बघितलेत की आपले अनुसूचित जाती जमातीचे जो लोक आहेत त्यांच्या प्रती पण अशीच एक नफरतची लाट आपल्याला पाहायला मिळालेली आहे. जागोजागी त्यांच्यावर अत्याचार करण्यात आले आणि भरपूर असे पण प्रकरण आलेले आहेत की जिथे अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांनी त्यांच्या प्रतिबंधक कायद्याच्या अनुसार कारवाई करण्यासाठी त्यांची
पोलिसांमध्ये तक्रार केली तर पोलिसांनी तशी तक्रार पण नोंद करून घेतलेली नाही. बरेच लोकांनी आपला जीव गमावला. त्यातच भारतामध्ये असलेले भटके विमुक्त जो समाज आहे, धनगर आहेत, वडार आहेत, बंजारा समाज आहे, यांच्यावर पण बरेच अत्याचार चालू आहेत. त्यामुळे माझ्यासोबत मी जो म्हणतोय त्याच्यासोबत तर मला वाटतं अजमी साहेब पण इत्तफाक रखेंगे कि ये सिर्फ एक मुस्लिम समाज के विरुद्ध तो अत्याचार चल ही रहा है, लेकिन जो निचले तबके के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो मजलूम हैं, उन्हें भी कहीं तो भी दबाने का कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी कहीं तो भी प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं. और अगर हमें हमारे भारत को अगर आगे बढ़ते देखना है तो हम इकट्ठा ही एक साथ रह के भाईचारे का संदेश लेके जब तक नहीं जाते तब तक हमारा देश भी प्रगति नहीं कर सकता. और इसीलिए आपके द्वारा मैं मांग करूंगा भारत देश के गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री से कि ये जो रैलीज चल रही हैं, जो असंवैधानिक है, जो इल्लीगल हैं, ये रैलीज को ताबड़तोड़ उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए और जहां पे रैलीज की मान्यताएं दी जा रही है वो मान्यता कंडीशनल हो और उनके ऊपर ऐसे कंडीशंस ला दे जाएं जिसमें कहा जाए कि वो कोई भी इस प्रकार का भाषण ना करे जिससे भारत की इंटरनल सुरक्षा को कहीं पे भी ठेस पहुंचे. ऐसे कोई भी वक्तव्य ना करे जिससे राइट्स होने की संभावना उत्पन्न हो. और सिर्फ एक राज्य में नहीं, भारत में जहां पे भी ऐसे परिस्थिति निर्माण हो रही है वहां पे गृह मंत्री ने स्वतः इसका संज्ञान ले और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे. ये आपके जरिए मैं प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, वे उसी तरह महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है, माननीय उप मुख्यमंत्री है, उनको भी मैं निवेदन देना चाहूँगा. धन्यवाद. मैं सबसे पहले SIA की पूरी जमात को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि ये लोग बहुत कायदे से, सलीके के साथ इस देश की एकता के लिए काम कर रहे हैं. और आज अगर इस देश में सबसे ज़रूरी कोई चीज़ है तो हमारी जो पुरानी गंगा जमुनी तहजीब उसे बरकरार रखने की ज़रूरत है. मैं पत्रा भाइयों, मैं बताऊं आपको कि मैंने एक बार नहीं 10 बार हाउस में कहा है और चीफ मिनिस्टर से मिलकर प्राइम मिनिस्टर को लेटर भी लिखा है कि अगर इस देश का लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना है तो सबसे पहले एक कानून ऐसा बना दो कि कोई किसी के धर्म के खिलाफ एक लफ्ज़ भी अगर बोलता है तो उसे आतंकवाद के केस में बंद करो. मुझे याद है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ के नाम एक अपमानित नावल निकली थी जो जेम्स लेन ने लिखा था पूना में. पूरी लाइब्रेरी जला दी गई थी क्योंकि छत्रपति शिवाजी की वालिदा, उनकी माँ का अपमान कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है. तो RR पाटिल साहब ने कहा था कि हम जेम्स लेन को अमेरिका से लाएंगे, यहाँ केस चलाएंगे. मैं इन्हीं सरकारों से पूछना चाहता हूँ, इसी सरजमीन पर लोग रोज़ाना मुसलमानों के बारे में बोल रहे हैं और आप चुप ही दादे हुए हो. हमारे पहले वक्ता ने कहा कि हम गृह मंत्री से कहना चाहते हैं कि आप जो इस पर रोक लगाइए. मैं कहता हूँ गृह मंत्री तो करवा रहे हैं. 2014 में जब आए तो इनको लगा कि 2002 में जब गुजरात में दंगे करवाए तो सत्ता में आ गए तो इनके मुंह में खून लग गया. जैसे शेर कभी खून लग जाता है मुंह में तो खून ही ढूंढता है, इनके मुंह में खून लग गया. और अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50 से ज़्यादा हेट रैलियां हो गई. क्या महाराष्ट्र सरकार नपुंसक हो गई है? इस तरह की कमेंट्स अगर आ रहे हैं, मैं समझता हूँ सरकार को शर्म आना चाहिए और तुरंत अपने आप को सुधार लेना चाहिए.
मैं जस्टिस जोसेफ और दूसरी जस्टिस, उन दोनों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि एक उम्मीद की किरण नज़र आती है कि कहीं कुछ न कुछ होगा। देखिए मेरे पास पेपर कटिंग है। ये आदमी कहता है कि लव जिहाद को रोकने के लिए मुस्लिम लड़कियों के प्यार में फंसाना होगा। पूरे देश में अगर कहीं भी एक मुस्लिम संगठन ऐसा मिल जाए या कोई भी एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो माइक पर अखबार में चिल्लाकर ये कहे कि जाओ हिंदू लड़कियों के प्यार में फंसाओ, उसको मुसलमान बनाओ, तो मैं समझूं कि हमारी गलती है। लेकिन ये खुलेआम कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों को प्यार में फंसाओ। और ये तो कहता है आदमी, ये श्री राम सेना चीफ प्रमोद मुतालिक का हिंदू नौजवानों को मशवरा कह रहा है कि मुलाजमत और तहफ़्फ़ुज़ की यकीनदानी असला रखने के, मतलब आपको नौकरी दिलाएंगे, असला रखो, आर्म्स रखो और एक के बदले 10 मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ। एक लड़की अगर मुस्लिम से शादी करती है तो तुम 10 मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ। इस तरह का व्यक्ति और ये महाराष्ट्र में हो रहा है। ये कहता है अगर एक हिंदू लड़की मुसलमान होती है तो 10 मुसलमान लड़कियों को जिंदा बर्बाद कर दो, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो। ये स्पीच है और खुलेआम, कोई रोकने वाला इसको नहीं है। ये क्या हो रहा है देश के अंदर? हमारे जो मंत्री हैं मिशेल लोधा, वह हाउस में कहते हैं कि 1 लाख लव जिहाद के केसेस महाराष्ट्र में हो गए। भाई अगर एक मंत्री हाउस के फ्लोर पे बोलेगा तो 11-12 करोड़ मराठियन तो गुस्सा तो होंगे ना कि 1 लाख। मैंने कहा कि क्या लव जिहाद होता है, तो उन्होंने कहा कि लव जिहाद का मतलब मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को फंसा कर, बेवकूफ़ बनाकर शादी करके उनकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, यही लव जिहाद है। तो 1 लाख का जब वो जो मंत्री बने, महिला एवं बाल कल्याण के मंत्री हैं वो, तो उन्होंने एक GR लाया, एक कमेटी बनी और वो कमेटी वॉच रखेगी ऐसे केसेस पर। दिसंबर में कमेटी बनी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और वो कोशिश कर रहे हैं, घर घर लोगों को भेज रहे हैं जहाँ जहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है शादी का कि कंप्लेन लाओ, कंप्लेन लाओ। कोई कंप्लेन नहीं आई, कंप्लेन 0 है, एक कंप्लेन नहीं अभी तक है। और आदमी कहता है 1 लाख लव जिहाद। हमने इनके ऊपर हाउस में प्रिविलेज मोशन लाया, नहीं लाया गया, कुछ नहीं किया गया। इस तरह की चीजें महाराष्ट्र में हो रही रोजाना। बहुत सारी चीजें बोलने को है, इस पे रोक नहीं लग रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जलेंगे हम तो जल जाएगा सारा गुलसिता माली, समझ मत सहने गुलशन में मेरा ही आशियाना है। और कब तक हमारा इम्तिहान लिया जाएगा? हमने पाकिस्तान को ठुकरा कर हिंदुस्तान को गले लगाया। हमने इसलिए लगाया कि जो उस वक्त आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले नेता थे, ये अंग्रेजों को तलवे चाटने वाले नहीं, जिन्होंने अपनी जान देकर, जिनके लोगों ने इस मुल्क के लिए फांसी के फंदे पर चढ़े, उन्होंने यकीन दिलाया था मुसलमानों इस मुल्क को छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बाप दादाओं की कब्रिस्तान यही है। और जो शहीद हुए हैं लाखों की तादाद में, उनके मज़ार पर फातिहा कौन पढ़ेगा? मत जाओ इस मुल्क को छोड़ करके, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। सिर्फ 75 साल हुआ अभी। मैं पूछना चाहता हूं कि कहां है इंसाफ? हमारी मस्जिदों के सामने हम कोई बुज़दिल नहीं है। हम वो कौम है जो मरने जीने से ज्यादा मरने को तरजीह देते हैं। हमने तो आपके मंदिर के सामने आकर कभी कुछ नहीं कहा। हमने तो कहा कि आप मंदिर में आइए, आप बाहर आइए, हम आपको शरबत पिलाएंगे। डर के नहीं कहा, डरते तो हम सिर्फ अल्लाह से हैं। इसलिए कहा कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर पैगंबर ने कहा कि पड़ोसी का हक बहुत बड़ा होता है और किसी धर्म के खिलाफ मत बोलो, नहीं तो तुम्हारे धर्म के खिलाफ बोलेगा। तो हम डर के नहीं कह रहे हैं, हम होश आवाज में कह रहे हैं कि भाई हिंदू भाइयों, आप गणपति करो, आप रामनवमी करो, हनुमान चालीसा करो, हम आपको ठंडा पानी पिलाएंगे, लेकिन हमारे मजहब के बारे में गलत मत बोलो।
हम खड़े हैं आपको प्यार करने के लिए और आप हमें गाली दे रहे हो। ये रामनवमी में जुलूस तो पहले नहीं निकलता था, अभी कहां से शुरू हो गया जुलूस? जब त्योहार आता है तो लोग खुशी मनाते हैं कि चलो भाई हमारे भाई का त्यौहार है, हमारा त्यौहार है, हम दोनों गली मिलेंगे। यहां त्यौहार आता है तो डर लगता है। और ये पुलिस साथ में चलती है, और कहते परमिशन नहीं है फिर भी साथ चलती है। इस तरह की चीजें महाराष्ट्र में हो रही है। और अगर डीजे बजाया जाता है और डीजे मना किया जाता है तो मस्जिद में घुस के मारा जाता है। नहीं, ऐसा है ना कि सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। और मैं सरकारों को कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र के पुलिस को कहना चाहता हूं कि एक्शन का रिएक्शन होता है, नेचुरल है ये। और ये देश जो है धार्मिक देश है, लोग अपने धर्म के लिए अपनी जान देने को तैयार होते हैं। और आप जो है रोजाना हमारे खिलाफ, आपका सिर्फ ये काम ही है। अभी मुझे कल रात को फोन आया, रात को 10 बजे, कि पिंपरी चिंचोड़ में एक मुस्लिम लड़की 17 साल उसकी उम्र है, उसको मार करके टेरिस पे फेंक दिया, तेजाब डाल दिया उस पर। क्यों? 2 लड़के पकड़े गए, दोनों उससे एक लड़का उससे शादी करना चाहता था, कोई उसको प्यार में फंसाना चाहता था और लड़की ना बोलती थी, किसी बहाने से उसको बुलाया, उसको मार दिया। कहीं टीवी पे नहीं आ रहा है। मैं मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूं, तलवे चाटना बंद करो, सच्चाई दिखाओ। तुम मीडिया के लिए भी अभी कोर्ट ने कहा है कि मीडिया का काम है कि सरकारों के खिलाफ जो चीजें वो दिखाना है, न कि सरकारों को चापलूसी करना है। ये देश में हो रहा, बहुत सारी चीजें बोलने को है, मैं क्या कहूं। इससे हम कहना चाहते हैं कि देखिए, मैं नेचुरल चीज बता रहा हूं, नेचुरल। अभी जो औरंगाबाद में हुआ ना, औरंगाबाद में लोग निकले, राम मंदिर मुस्लिम एरिया में है, नारे लगाए, चले गए, मुसलमानों ने कुछ नहीं किया, सब खत्म हो गया जुलूस। जब इनको देखा मुसलमानों ने कुछ नहीं किया, अरे कैसे हो गया, कुछ झगड़ा ही नहीं हुआ। फिर रात को 12 बजे आए, और 12 बजे आने के बाद 40-50 लोगों ने नारा लगाना शुरू किया, इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। लड़के जोश में आ गए और झगड़ा शुरू हो गया। हाँ, उसके बाद रिएक्शन हुआ, गाली जलाई, गलत हुआ, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन किसने शुरू किया? एक्शन का रिएक्शन। ठहरे हुए पानी में पत्थर मारोगे ना तो लहरें टकराती है दीवार से जाकर। एक शेर बिल्ली को दौड़ाए ना तो बिल्ली जान बचा के भागती है, लेकिन उसे लगता है कि अब शेर मुझे मारेगा ना, तो एक बार उस पर हमला करती है। ये हुआ। उलमाए कराम, मौलाना लोग आए कि लड़कों को मना करने के लिए, बहुत सारे लीडर आए मना करने, लड़कों ने गाली दिया उनको, मारा उनको, नहीं बस हो गया, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही है एक्शन का रिएक्शन, यही एक्शन का रिएक्शन। ये बंद होना चाहिए। हम सब जो है, हम सुबह से शाम तक जाकर मुसलमानों को समझाते हैं कि आप जाओ अपने एरिया में, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा ताल्लुकात रखो, और अपने हिंदू भाइयों से कह दो कि तुझे अगर रात को खून की जरूरत पड़ेगी तो किसी हिंदू को मत बुलाना, हम मुसलमान हैं, क्योंकि हमें पैगंबर इस्लाम का मैसेज है कि अपने पड़ोसी के साथ अच्छा ताल्लुकात रखो। हम अपने बदन का आखिरी खतरा अपने हिंदू भाई को देने को तैयार हैं। हम रोज बयान दे रहे हैं, लेकिन हमारी बातों को निगलेक्ट करके हमें रोजाना बेइज्जत किया जा रहा है। बुरखे वाली लाएंगे, हम भी कह सकते हैं, हमारे पास जबान है। तीन ही नाम है मुसलमान, यहाँ पे मुसलमानों का, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, अहमदनगर। ये भी बर्दाश्त नहीं है। अरे बेशर्मो, जरा एक बात सोचो कि जब मुगलों का राज था ना, उस वक्त सीतापुर बना था। सोचो एक बार जरा सा कि अयोध्या कब बसा था, मुगलों के राज्य बसा था। रामपुर कब बना है, कब नाम रखा गया? अगर चाहते हो तो नाम बदल सकते थे। और जो हजारों मंदिरें हैं अयोध्या में, अगरचे बाबर को या किसी मुसलमान को मंदिर तोड़ना होता तो एक ही मंदिर नहीं, हजारों मंदिरें वहां पर हैं, कोई तोड़ी गई मस्जिद। ये सब का सब एक सिर्फ और नफरत पैदा करने का एक ढकोसला है ये। और याद रखिए, 20% अगर मुसलमान इस देश का उपेक्षित होगा तो मेरा देश कभी भी डेवलप्ड कंट्री नहीं कहा जा सकता, कभी तरक्की याफ्ता नहीं कहा जा सकता। इस देश की तरक्की के लिए हम सबको एक होना चाहिए, सबको एक साथ खड़े होना चाहिए। और मैं मांग कर रहा हूं सरकार से कि बेजा जो गिरफ्तारियां उसे रोकिए। आप जब मालेगांव में हुआ त्रिपुरा के बाद तो आपने सब पे 307 लगा दिया, और आज जिसको पकड़ रहे हैं आप बुलाते हैं, राजा सिंह नाम का एक आदमी आता है, आप ऐसा FIR बनाते हो कि आयो चले जाए। ऐसे लोगों को 2-2, 5-5 साल जेल में रहना चाहिए। और अब रैलियां बंद होना चाहिए, ऐसी रैलियां बंद करो
चाहे किसी की रैली भी हो, किसी मजहब की रैली भी हो, उसे बिल्कुल सड़क पर चलने का परमिशन नहीं होना चाहिए। जो डेवलप्ड कंट्री में होता है वो हमारे यहाँ भी होना चाहिए। यही मैं कहना था मुझे। मैं आपके माध्यम से फडणवीस सरकार को कहना चाहता हूँ कि देश को डेवलप कंट्री बनाइए, आपस में भाईचारगी लाइए। और अगर रोज़ाना आप ये कहेंगे मैं हिंदू कंट्री बनाऊंगा, ये हमारा देश हिंदू कंट्री बनेगा, तो मैं कहूँ कि PFI क्या कहती थी, सिमी क्या कहती थी? यही तो आपको एतराज़ है ना कि सिमी बाबरी मस्जिद के ऊपर बहुत बयान देती थी। सिमी कहती थी देश को हम जो है इस्लामिक कंट्री बनाएंगे, PFI कहती है ये देश इस्लामिक कंट्री बनना चाहिए। तो जो उन पर आपने बैन लगा दिया, जबकि सिमी के खिलाफ आज तक कोई एविडेंस नहीं मिला। 252 पेज का जजमेंट दिल्ली की हाई कोर्ट में दिया गया कि सिमी के खिलाफ कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिसमें बैन को लागू किया जा सके, और उस कांग्रेस पार्टी ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया। ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ केस, PFI पे बैंड लगा हुआ है। मुझे कोई एतराज नहीं है, अगर किसी ने भी देश के खिलाफ बात किया तो आप सचमुच उस पर बैंड लगाओ। और मैं कह रहा हूं, खुलेआम देख रहा हूं, जो ये कट्टरपंथी जो जमातें हैं खुलेआम कह रही हैं कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और मुसलमानों को मार देंगे। उन पे भी वैसे ही बैंड लगना चाहिए जैसा आपने PFI और सिमी पे लगाया था। उस तरह का बैंड नहीं लगा तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल सरकार की जानी बुझी साजिश है ये। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। याच्यानंतर आपले पुढचे स्पीकर माननीय विश्वास उटके सर यांना मी आपले विचार व्यक्त करण्यासाठी सांगतो। पत्रकार बंधू भगिनींनो, आता माननीय राठोड साहेब बोलले, अबू आझमी साहेब बोलले, हे तर असेंब्लीमध्ये पण बोललेले आहेत। या ठिकाणी डॉक्टर सलीम खान आहेत। आजची जी पत्रकार परिषद आहे ती इस्लामिक स्टुडंट ऑर्गनायझेशन जे घेतले त्यांचं पहिल्यांदा अभिनंदन करणं आवश्यक आहे। कारण ज्या पद्धतीने त्यांनी लिहिलं आहे की जनआक्रोश नको तर जनसद्भाव व्हावा, हा जनसद्भावाचा मुद्दा आज या संपूर्ण देशामध्ये अत्यंत महत्त्वाचा आहे। आपण कोणत्या धर्मामध्ये जन्म घेतो हे आपल्या हातात नसतं। आपण कोणत्याही धर्मात जन्म घेतलं तरी कोणताही धर्म हा द्वेषभाव शिकवत नाही आहे। किंबहुना मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे। आणि या देशाची घटना ही स्पष्टपणे सांगते की तुमचा धर्माचा आचार हा तुमचा खाजगी व्यवहार आहे। प्रत्येकाने आपल्या धर्माचं आचरण करावं। मस्जिद असेल, मंदिर असेल, चर्च असेल, बौद्ध मंदिर असतील, अनेक पंथ असतील, तुमच्या धर्माचं आचरण तुमच्या पद्धतीने तुम्हाला करावं असं घटनेने अधिकार दिलेला आहे। पण दुसऱ्या धर्माचा अनादर करावा असं कोणी शिकवलेलं नाही आहे। आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या देशामध्ये संविधानाची निर्मिती झाल्यानंतर 1950 मध्ये या संविधानाने प्रत्येकाला एक मत दिलेलं आहे, एक वोट दिलेला आहे आणि समानतेचं तत्व दिलेलं आहे। सर्व धर्मांना समान वागणूक दिलेली आहे आणि हे स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की सरकारला, मग ते राज्य सरकार असेल किंवा केंद्र सरकार असेल, जे घटनेने निर्माण झालेले आहे त्याने कोणत्याही धर्मात ढवळाढवळ करू नये। असं असताना या देशामध्ये माझा धर्म बहुसंख्याकाने आहे, मी म्हणतो तेच बरोबर आहे असं कोणी म्हणणं हेच मुळात संविधानाच्या विरोधातलं आहे। आणि असं जेव्हा कोणी म्हणत असतं तेव्हा राज्य शासन, मग ते कोणत्या राज्याचं असेल किंवा केंद्राचं असेल, त्यांनी हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे। पण दुर्दैवाने गेली काही वर्ष आपण हे बघतो की तसं होत नाही। किंबहुना ज्या धर्माची संख्या जास्त आहे त्यांचंच चालेल, मेजॉरिटिझम विल प्रिव्हेल, अशा तऱ्हेची फिलॉसॉफी जनमानसात रुजवणं आणि जनतेची त्यांच्या जातीमध्ये, त्यांच्या धर्मामध्ये विभागणी करणं हे जर कोणी करत असेल सत्तेत बसून तर ते घटनाविरोधी आहे असं या ठिकाणी स्पष्टपणे मला म्हणायचं वाटतं। आणि या ठिकाणी गेल्या काही दिवसामध्ये 50 जनआक्रोश, हिंदू जनआक्रोश किंवा सकल हिंदू जनआक्रोश अशा ज्या काही रॅली झाल्या, एक गोष्ट चांगली अशी झाली आहे की मोठ्या प्रमाणात, माझं मत आहे
महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात सर्वसामान्य कष्टकरी जनता आणि अन्य धर्मीय जनतेने त्याच्याकडे पाठ फिरवलेली आहे. मी तुम्हाला सांगतो क्रिकेटमधला शब्द, आउटसाइड द ऑफ बॉल सोडून देणं किंवा बंपर सोडून देणं, त्याला हिट करायचं नसतं. हे सामान्य माणसांना, मॅच्युअर्ड लोकांना हे माहिती आहे. म्हणून ज्यांनी पेटवापेटवीसाठी आक्रोश रॅलीज केल्या त्यांचा हेतू साध्य झालेला नाही आहे. म्हणून किंबहुना ज्यांनी शांतपणे नव्हे, पेशन्स दाखवून, मॅच्युरिटी दाखवून दुर्लक्ष केलेलं आहे, याच्यातच त्यांचा पराभव आहे. पण शिकत नाही आहेत हे सतत गेले काही वर्ष. मग आसाम असो किंवा गुजरात असो, कर्नाटक असो किंवा दिल्ली असो, आणि अर्थातच UP आणि महाराष्ट्रामध्ये हे जे काय आपण बघतोय ना, हे अत्यंत समाजामध्ये विद्वेष पसरवणं, नफरत पसरवणं आणि जर समाजाला विभागणं, हेच खरं घटनाविरोधी आहे. आणि हे थांबवण्याचा प्रयत्न जे सत्तेवरती आहेत त्यांनी कोणत्याही धर्मात ढवळाढवळ करता कामा नये. आणि म्हणून आत्ता अबू आसिम आझमींनी एक न्यायमूर्ती जोसेफ यांचं वक्तव्य जे सांगितलं ते फार महत्त्वाचं आहे. न्यायमूर्ती जोसेफ आणि जस्टिस नागरत्नम्मा यांनी ती केस अजूनही सुरू आहे. त्या केसमध्ये त्यांनी स्पष्टपणे म्हटलंय, अशा तऱ्हेने हेट स्पीच देणारे प्रश्न आहे, राज्य शासन कारवाई करणार की नाही, तुम्ही FIR नोंदवणार की नाही, आणि FIR नोंदवल्यानंतर त्याच्यावरती कारवाई करणार की नाही. आणि आम्हाला असं दिसतंय की तुम्ही यातलं काहीच करत नाही आहेत, अशी अनंत उदाहरणं न्यायमूर्ती जोसेफ यांनीच सांगितली. आणि त्यामुळे त्यांनी सांगितलं, जे राज्य शासन आणि अर्थात शासन म्हणजे घटनेने निर्माण केलेली संस्था, ते केंद्र सरकार असू शकतं, ते राज्य शासन असू शकतं, जर अशा तऱ्हेने काम करणार नसेल तर त्यांनी त्राग्याने म्हटलं, आर यू इम्पॉर्टंट, हा शब्दप्रयोग आहे. दैनिक टेलिग्राफने कलकत्त्यावरून हेडलाईन दिली, इम्पॉर्टंट. सुप्रीम कोर्टाच्या एका बेंचने इतक्या स्पष्टपणे हा जो काही जातीक आणि धार्मीय विद्वेष पसरवण्याचा जो कार्यक्रम आहे, आणि स्टुडंट ऑर्गनायझेशनने जे म्हटलेलं आहे, लव जिहादच्या निमित्ताने, हिजाबच्या निमित्ताने, आणि आता असं होतंय की गुढीपाडवा आहे, रामनवमी आहे, आता हनुमान जयंती आहे, या सर्व ठिकाणी प्रोव्होकेटिव्ह गोष्ट कोण करतंय? आणि रमजानचा पवित्र महिना आहे हा, सगळेजण रोजा करतायत आणि 7 नंतर मग रोजा सोडायचा असतो. मग याच रोजाच्या काळामध्ये हिंदू धर्माचे पण काही सण आलेले आहेत. अशा वेळेस शांती आणि सद्भाव राखणं हे पोलिसांचं काम आहे आणि राज्य शासनाचं आणि केंद्र शासनाचं काम आहे. गृहमंत्र्यांनी हनुमान जयंतीच्या निमित्ताने एक गाईडलाईन्स इश्यू केलेली आहे, पण रमजानमध्ये जे काही डिस्टर्बन्सेस होत आहेत याबद्दल ते काही बोलत नाही आहेत, कुठे कारवाई करताना दिसत नाही आहेत. म्हणून सिलेक्टिव्हली कारवाई करणं आणि सिलेक्टिव्हली कारवाईच न करणं, हे जे काही सरकारचा तो दृष्टिकोन आहे, हा या संविधानाच्या चौकटीत बसू शकत नाही. त्यामुळे इस्लामिक स्टुडंट ऑर्गनायझेशनने हा पुढाकार घेऊन आक्रोश नाही, सद्भाव पाहिजे, हे फार महत्त्वाचे विद्यार्थ्यांनी हे सांगणं, त्यांचं अभिनंदन करायला पाहिजे. मी तर पुढे जाऊन असं सांगेन की प्रत्येक राजकीय पक्षांच्या विद्यार्थी संघटना आणि तरुण संघटना आहेत महाराष्ट्रामध्ये आणि भारतभर आहेत. या सर्वांनी मिळून अशा ठिकाणी एकत्रितपणे अशी पत्रकार परिषद महाराष्ट्रात सर्वत्र घ्यावी. विद्यार्थी आणि युवक जेव्हा एकजुटीने ह्या प्रश्नावरती बोलायला लागतील, त्यांनी रोजगार तर मागितलाच पाहिजे, त्यांनी आपली पदवी दाखवायला पाहिजे,
ही बघा माझी पदवी, मला द्या रोजगार आणि या देशामध्ये शांतता ठेवा, उद्योग निर्माण करा. हिंदूंना पण रोजगार पाहिजे, मुस्लिमांना पण रोजगार पाहिजे, दलित तरुणांना पण रोजगार पाहिजे. ही बघा माझी डिग्री, द्या मला रोजगार. धर्माधर्मामध्ये भांडणं लावू नका. सगळे विद्यार्थी, सर्व युवक संघटनांनी महाराष्ट्रामध्ये या प्रश्नावरती एकजूट करायला पाहिजे. इथे प्रश्न धर्माचा नाही आहे. जाणीवपूर्वक जर कोणी मी बहुमताच्या धर्माचा आहे, माझंच ऐकलं पाहिजे, हे बरोबर नाही आहे. प्रत्येक धर्माला धर्माचरण करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे, मताचा अधिकार आहे. पण मला असं वाटतं की सामाजिक सद्भाव, सामाजिक बांधिलकी आणि जनतेच्या प्रश्नावरती शिक्षण असो, आरोग्य असो, रोजगार असो, महागाई असो, या प्रश्नांवरती बोललं गेलं पाहिजे. आणि होय, सद्भावाच्या निमित्ताने विद्यार्थ्यांनी हा प्रश्न मांडला म्हणून त्यांच्या ह्या प्रयत्नाचं कौतुक करून तमाम विद्यार्थी आणि युवकांच्या संघटनांनी ह्याच्यात पुढाकार घ्यावा. आणि माझं पुढे जाऊन मत असं आहे की आपण या मुंबई शहरात राहतो आणि महाराष्ट्रात पण राहतो, आपण प्रत्येक विभागामध्ये सामाजिक सलोखा कमिट्या निर्माण करून पुढाकार आपण घ्यावा. वस्त्यांमध्ये सामाजिक सलोखा कमिटी निर्माण कराव्या. हे वास्तविक एरवी पोलीस करतं, राज्य शासन करतं. पण मला असं वाटतं विद्यार्थी आणि युवकांनी पुढाकार घेऊन ही जी काही जाणीवपूर्वक भांडणं लावण्याची पद्धत आहे, सणांच्या निमित्ताने सण प्रत्येकजण साजरा करेल आणि तो केला पाहिजे. किंबहुना ह्यांनी एक उदाहरण चांगलं दिलं, आम्ही थंड पाणी तुम्हाला देतो, रामनवमीचा दिवस आहे किंवा हनुमान जयंती आहे किंवा गुढीपाडवा आहे, शिखांचे सुद्धा ते निश्चितपणे सर्वांना मदत करतात. ज्या दिवशी एका धर्माचा सण असेल तर दुसऱ्या धर्माचे लोक त्यांना मदत करतात. हे आपण देशामध्ये सर्वत्र पाहिलेलं आहे. पण कधीतरी कुठल्या तरी अशा वेळेस, रात्रीच्या वेळेस काहीतरी राडा करायचा, हे मात्र जाणीवपूर्वक पेटवापेटवीचं लक्षण आहे. आणि इथे राज्य शासनाने नीटपणे हस्तक्षेप करून सामाजिक सद्भाव, जातीय सद्भाव, धार्मिक सद्भाव कायम राहण्याकरता प्रयत्न केले पाहिजेत. दुर्दैवाने ते दिसत नाहीत. म्हणून काल ठाण्यामध्ये स्वतः म्हणजे महाविकास आघाडीच नव्हे तर सर्व लोकांनी जाऊन कमिशनरकडे सांगितलं की तुम्ही एका महिलेवरती अन्याय झालेला आहे, तुम्ही दखल घेत नाही आहात. तिथे तर FIR पण नोंदवलेलं नाही आहे. तुम्ही जी अनंत उदाहरणं दिलीत त्या ठिकाणी पोलीस पॅसिव्ह आहेत, ॲडमिनिस्ट्रेशन पॅसिव्ह आहे. किंबहुना त्यांनी जिथे अन्याय झाला आहे त्यांना न्याय देण्याकरता पोलीस आणि ॲडमिनिस्ट्रेशनने प्रयत्न करायला पाहिजेत. आणि ज्यांनी गुन्हा केलेला आहे त्यांना FIR त्यांच्या विरोधात नोंदवून कारवाई केली पाहिजे, ही सामान्य जनतेची अपेक्षा आहे. त्यामुळे कुठलाही धर्म खतऱ्यामध्ये नाही आहे. आणि जर आपण एका विशिष्ट धर्माची भाषा सत्तेत बसून बोलत असू तर कोणताही धर्म खतऱ्यात नाही आहेत. इथे सामाजिक सद्भावाची गरज आहे. हे या ठिकाणी सांगण्याकरता लोकांनी एकत्रितपणे सलोखा कमिट्या आपापल्या वस्त्यांमध्ये कराव्यात. विशेष करून सर्व महानगर आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी कराव्यात. त्यातून सामाजिक सलोखा, जातीय सद्भाव, धार्मिक सद्भाव राहील. आणि हीच खरी मोठी चपराक, ज्यांना दंगे माजवायचे आहेत, ज्यांना बखेडा करायचा आहे, ज्यांना राडा करायचा आहे, ज्यांना नफरत फैलावायची आहे, त्यांच्या विरोधामध्ये सामान्य जनतेची एकजूट. मी भारत जोडोमध्ये 6 दिवस महाराष्ट्रात फिरलेलो आहे. मी तुम्हाला सांगतो संपूर्णपणे काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत सर्व लोक एकत्रितपणे हजारो मैल चाललेले आहेत. कुठेही तंटा बखेडा नाही आहे. प्रश्न आहे बेरोजगारीचा, प्रश्न आहे रोजगार नसल्याचा, प्रश्न आहे माझी पदवी आहे पण मला हे नाही आहे, नोकरी नाही आहे. आणि आज पदवीच्या प्रश्नावरती काय चाललंय, गुजरात हायकोर्ट आणि गुजरात विद्यापीठाने काय केलंय हे आपण ऐकलेलं आहे. चला दाखवूया आपण पदवी आणि चला आम्हाला नोकरी द्या हे सांगूया. हे पण विद्यार्थ्यांनी करावं एवढंच मी सांगतो. पण मुख्य प्रश्न जातीत आणि धर्मात ऐक्य राहण्याकरता आपण आपल्या सलोखा कमिट्या मजबूत करूया. आणि आपल्याला क्रियेला प्रतिक्रिया देणं मला असं वाटतं काही गरज नाही आहे. कारण लोक शांतपणे प्रोवोकेशनला आउटसाइड द ऑप्शन बॉल म्हणून सोडून देत आहेत. हीच त्यांची मॅच्युरिटी आहे. आणि म्हणून आपण अत्यंत पेशन्स ठेवून पण रस्त्यावरची जी महत्त्वाची कृती करायला पाहिजे,
वस्तांमध्ये सलोख्याची कृती करायला पाहिजे ती आपण करूया, एवढंच मी सांगतो. मला इथे बोलवण्याबद्दल मी खरंच तुमचं धन्यवाद मानतो. एरवी मी राजकीय प्रश्नांवरती किंवा अशा प्रश्नांवरती बोलत नाही, पण मी स्वतः एक फायनान्शियल सेक्टरमध्ये काम करणारा बँक कर्मचाऱ्यांचा आणि कामगारांचा नेता आहे. पण सामाजिक सलोखा असणं हे उद्योगासाठी आवश्यक आहे, हे अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक आहे, हे रोजगार निर्मितीसाठी आवश्यक आहे. आणि त्याकरता असेंब्लीमध्ये अनेक तास तुम्ही बोललेला आहात. आणि आत्ता ह्या प्रश्नावरती सुद्धा महाराष्ट्र सगळ्यात अग्रेसर आहे, कारण तो उद्योगामध्ये पुढे आहे आणि महाराष्ट्र हा देशामध्ये सर्वात पुढे आहे. त्या ठिकाणी हिंदू, मुस्लिम, शीख, ईसाई ह्या सर्वांनी एकत्रितपणे राहणं, याच्यातूनच महाराष्ट्र पुढे जाऊ शकतो, एवढंच मी सांगतो. त्यामुळे इस्लामिक स्टुडंट ऑर्गनायझेशनचा मी मनपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करतो, अभिनंदन व्यक्त करतो. आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात तमाम विद्यार्थी संघटनांनी एकत्र येऊन जो फूट पाडणारे आहेत त्यांना अलग करण्यासाठी लोकांनी रस्त्यावरती येणं आवश्यक आहे, एवढं सांगून थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. यानंतर आपले लास्ट वक्ते डॉक्टर सलीम खान यांना मी विनंती करतो त्यांनी आपले विचार व्यक्त करावेत. दोस्तों, बहुत सारी बातें मेरे साथियों ने बता दी हैं. आज जिस बात का बार बार जिक्र हुआ, सभी ने किया, सभी ने जिसको मेंशन किया, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने ये कहा कि क्या महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट नपुंसक है. ये बहुत सीरियस किस्म का कमेंट है जिसने कि पूरी दुनिया को मजबूर कर दिया सोचने के लिए, हमारे प्रशासन के बारे में, हमारी सरकार के बारे में. तो पहला सवाल ये है कि इसकी नौबत क्यों आई, क्यों सुप्रीम कोर्ट को इतना हार्श स्टेटमेंट देना पड़ा, इतना हार्श कमेंट करना पड़ा. जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे ये जन आक्रोश रैली क्यों होती है, ये हमारी समझ में नहीं आएगा. देखिए, एक बात मैं बैकग्राउंड के तौर पे बता दूं कि 2014 में जो है वो केंद्र सरकार में बदली हुई और महाराष्ट्र सरकार में भी बदली हुई. केंद्र में और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आ गई. उसके बाद पूरे देश में मॉब लिंचिंग के बहुत सारी घटनाएं हुई, गौ हत्या हुई, गौ आतंकवाद हुआ. लेकिन महाराष्ट्र में ये नहीं हुआ. 5 साल तक जो है वो शांति के साथ गुजर गए, इसलिए कि ये सरकार आई थी सबका साथ सबका विकास के लिए. लेकिन जब इनको ये लगा कि हम ना लोगों को अपने साथ ले सके, ना लोगों का विकास कर सके, तो ये जो फेलियर है, ये जो नाकामी है, इसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए अब क्या चाहिए? अब जो है वो लव जिहाद चाहिए, अब जो है वो लैंड जिहाद चाहिए, अब जो है वो हिंदू जन आक्रोश रैली चाहिए. तो ये परिप्रेक्ष्य आपको समझना पड़ेगा कि आखिर 8 साल के बाद अचानक महाराष्ट्र के अंदर ये जन आक्रोश रैली क्यों शुरू हो गई. मैं आपको बताऊं, ये जो जन आक्रोश रैली है ये देहातों से शुरू हुई. महाराष्ट्र में 36-37 डिस्ट्रिक्ट है और 36-37 जन आक्रोश रैली हो गई. हम लोग बम्बई में सोते रहे. हम लोगों को इससे मतलब नहीं कि कौन सा जो है वो जहर है, नफ़रत का जहर है जो कि पूरे प्रदेश में फैल रहा है. लेकिन ये जहर फैलते फैलते 29 जनवरी इस साल 29 जनवरी को बम्बई में भी आ गया और बम्बई में जो है वो पहली जन आक्रोश रैली हुई और उसकी खबरें जो है वो सारे संचार माध्यम में, सारे न्यूज़पेपर में, सारे चैनल में आ गया. और 29 के बाद 5 तारीख को दूसरी जन आक्रोश रैली का अनाउंसमेंट भी हुआ. यानी अब यह है कि जब तक के म्युनिसिपल इलेक्शन नहीं होते तब तक के हर हफ्ते बम्बई में एक जन आक्रोश रैली होगी. इस तरह का माहौल बम्बई में बना. तो उसके खिलाफ 3 तारीख को एक PIL सुप्रीम कोर्ट में गई. इत्तेफाक से उस वक्त भी यही जो हमारे जज हैं जोसेफ साहब, KM जोसेफ, यही उसकी सुनवाई कर रहे थे.
उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, हम जन आक्रोश रैली में क्या होने वाला है, हमारे सॉलिसिटर जनरल ने बोला ये प्रशासन का काम है परमिशन देना नहीं देना, हमको मालूम नहीं क्या होने वाला है, इसलिए हम पहले से नहीं रोक सकते। तो के जोसेफ साहब ने ये कहा कि ठीक है, आप इनको परमिशन दो, लेकिन इनसे ये गारंटी लो कि ये हेट स्पीच नहीं करेंगे, और इनके सारे स्पीचेस को आप जो है वो शूट करो, जैसे ये शूट हो रहा है यहाँ पर। और उसके बाद जो लोग इस इंस्ट्रक्शन के बावजूद हेट स्पीच करते हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज करो और उनको अरेस्ट करो। ये बात है जनवरी की। उस वक्त KM जोसेफ साहब ने एक बात और कही थी कि आप लोग हमको मजबूर मत करो। देखिए, ये एक बहुत सख्त बात थी कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज ये कह रहा है कि आप हमको मजबूर कर रहे हैं सख्त बात कहने के लिए या सख्त एक्शन लेने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 5 तारीख की रैली कैंसिल हो गई, इसलिए कि वो रैली जो है वो नफरत फैलाने के लिए हो रही थी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पाबंदी लगा दी, उस पर जो है वो निर्बंध लगा दिया, तो रैली करने से फ़ायदा ही क्या है। तो 5 तारीख की रैली कैंसिल हो गई, और उसके बाद फिर दोबारा नवी मुंबई में जन आक्रोश रैली थी। अब दोबारा कोई जाता, दोबारा कोई उस पर पाबंदी लगाता, ये नहीं हुआ। और जब जन आक्रोश रैली हुई फरवरी में, तो उसमें फिर वही सब हुआ, उसी तरह से नफरत फैलाया गया जिस तरह से कि बम्बई की जन आक्रोश रैली में हुआ था। और उसके बाद फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, यानी आप समझो कि 25 फरवरी को ये मामला हुआ और 29 मार्च को उसकी हियरिंग हुई, जिसमें कि KM जोसेफ साहब ने ये कहा कि क्या ये स्टेट गवर्नमेंट नपुंसक है या इस तरह की स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो कमेंट आया है ना, ये उसकी एक पूरा सिलसिला है। उसको जब आप सामने रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जोसेफ साहब ने कितना नाराज़ होकर ये बात कही। उसके साथ साथ जोसेफ साहब ने कुछ और बातें भी कही। एक बात उन्होंने कही जिसका जिक्र अभी अबू आसिम साहब कह रहे थे कि टॉलरेंस यानी सहिष्णुता का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो हर जुल्म को सहते जाएं। ये टॉलरेंस का मतलब नहीं होता। कोई आदमी आए, आप पे ज़ोर ज़बरदस्ती करे, आप खामोशी से उसको सह लें और आप ये कहें कि मैं बहुत टॉलरेंट हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं होता। KM जोसेफ साहब का आप जो है वो कमेंट्स पढ़ें, हालांकि उसकी फाइनल डिसीजन नहीं आया है, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ खाना पीना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, आत्मसम्मान, ये भी ज़रूरी है। और आप जब ये कहते हो कि पाकिस्तान जाओ, तो आप जो है वो उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को धक्का पहुंचाते हो, इसका आपको कोई राइट नहीं है। और उन्होंने ये कहा, जोसेफ साहब के मैं वर्ड्स बता रहा हूँ आपके सामने, उन्होंने ये कहा कि ये जो लोग जिन लोगों के खिलाफ इस तरह की बातें कह रहे हैं, की जा रही हैं, यानी मुसलमान, इन्होंने इस कंट्री को बाय चॉइस लिया है, उन्होंने यहाँ रहना पसंद किया है, और ये उनका हक है कि उनके साथ जो है वो अच्छा व्यवहार किया जाए, सबके साथ जैसे किया जाता है। तो दोस्तों, ये चंद बातें थी, मैं समझता हूँ कि जिसके परिप्रेक्ष्य में आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि आखिर ये चक्कर क्या है। देखिए, ये चक्कर शुरू होता है झूठ से। जैसा कि अभी ये बात बताई गई, महाराष्ट्र के मंत्री हैं बाल कल्याण और महिलाओं के, मंगल प्रभात लोधा साहब, उन्होंने एक इतना बड़ा वक्तव्य दिया कि महाराष्ट्र के अंदर जो है वो 1 लाख लड़कियों को, गैर हिंदू लड़कियों को वर्गला के मुसलमान बनाया गया, और उन्हीं के डिपार्टमेंट में, उन्हीं के जो है वो जो विभाग है उसके अंदर जब ये पूछा गया कि भाई अभी तक लव जिहाद में कितनी लड़कियां मुसलमान हुई हैं, तो उसका जवाब आया कि 0, एक भी लड़की ऐसी नहीं हुई है।
तो जो मंत्री इस तरह की बात, इतनी इररिस्पॉन्सिबल बात करता है, तो उसको ये फैक्ट सामने आने के बाद रिजाइन कर देना चाहिए, राजीनामा देना चाहिए। और अगर वो राजीनामा नहीं देता है तो सीएम का काम है, सुपर सीएम यानी डिप्टी सीएम का काम है कि उसको सैक कर देना चाहिए। क्योंकि इतना बड़ा झूठ आप जो है वो असेंबली में खड़े होकर बोलते हैं और खुद आपका डिपार्टमेंट उसको निगेट करता है, तो आपको उस कुर्सी पे बैठने का कोई राइट नहीं है। तो ये जो है पहली बात शुरू होती है झूठ से। झूठ के बाद नफरत फैलाई जाती है लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम से। तो ये और आखिरी बात ये कही जाती है कि कन्वर्जन के लिए ये सब हो रहा है। देखिए, हमारे देश में और दुनिया भर में हर इंसान को अपने धर्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का और अपने धर्म को प्रोपगेट करने का हक है। ये ह्यूमन राइट है, कोई इसको ले नहीं सकता। और कोई भी धर्म, मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ, इसलिए मैं बताऊं कि इस्लाम ये तो कहता है कि आप अपने धर्म पे चलो, कोई मना करे तो मत रुको, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो, लेकिन आप किसी पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ये बात जो है वो कुरान में लिखी हुई है। और मैं आगे बढ़ के ये कहना चाहता हूँ कि ज़ोर ज़बरदस्ती से आप किसी को अपने धर्म से दूर तो कर सकते हैं, लेकिन किसी को अपने धर्म में ला नहीं सकते। इसलिए कि मन परिवर्तन जो है वो ज़बरदस्ती से, धोस धमकी से नहीं होता है, बल्कि प्यार मोहब्बत से होता है। तो ये टोटली झूठी बात है जो ये कही जाती है कि ये सब हो रहा है। ये जो है वो नफ़रत फैलाने के लिए वो किया जाता है और इसका कारण आप लोगों के सामने आ गया है। इसका कारण ये है कि सरकार अपनी जो नाकामियां हैं, जो अपने फेलियर्स हैं, उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए और लोगों को जो है उनके अंदर उन्माद पैदा करके अपने कब्ज़े में उनको लेने के लिए, उनको अपना वोटर बनाने के लिए, अपना मतदाता बनाने के लिए ये कर रही। आखिरी बात दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो है वो धार्मिक जुलूसों के बारे में बात आई। हर धर्म के लोग जो है वो जुलूस निकालते हैं, निकालने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये कि आप धार्मिक जुलूस में तलवारें लहराएं। और आजकल तो अभी रामनवमी के जुलूसों में आपने देखा कि नाथूराम गोडसे की भी तस्वीरें दिखाई दी। भाई आप मेरे को बताइए कलकत्ता में कि नाथूराम गोडसे का आखिर वो तो उसने मर्डर किया महात्मा गांधी का, उसकी वजह से उसको फांसी हुई, उसकी तस्वीर लेके आप जुलूस निकाल रहे हैं, रामनवमी का जुलूस निकाल रहे हैं। आप किसका नाम रोशन कर रहे हैं? किस धर्म का नाम रोशन कर रहे हैं? तो ये जो है इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। ये जो धर्म के नाम पे जुलूस निकाले जा रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि ये धार्मिक जुलूस नहीं है। ये जो है अपने पॉलिटिकल एंड्स के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया जाने वाला खेल है और इसको इसी तरह से देखना चाहिए। आखिरी ये बात ये है कि भाई जो लोग बोलते हैं कि जो है वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, तो जंगल में तो ये होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। ये जंगल राज है कि जिसके पास ताकत है उसका राज। लेकिन जो मानव समाज है उसके अंदर ये नहीं होता, वो तो न्याय से चलता है। उसमें तो लोगों के जो राइट्स होते हैं उनका ख्याल रखना पड़ता है, और वो राइट कमज़ोर का भी वैसा ही है और ताकतवर का भी वैसा ही है, मेजॉरिटी का भी वैसा ही है, माइनॉरिटी का भी वैसा है। इस बारे में आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते। ये नहीं बोल सकते कि हमको ज़्यादा वोट मिल गए तो हमको जो है वो लोगों के जो राइट्स को हनन करने का हमको जो है वो लाइसेंस मिल गया, अब जो हम मनमानी करेंगे। तो जो समाज में मनमानी होती है दोस्तों, वो समाज जो है वो शांतिपूर्वक ज़िंदगी वहाँ पे लोग नहीं गुजार सकते और उस समाज में किसी तरह का विकास भी नहीं हो सकता। तो इसलिए ये बहुत अच्छा मशवरा दिया उदगी साहब ने कि ये एसआईओ की कोशिश मुबारकबाद के काबिल है कि उन्होंने ये प्रोग्राम किया। लेकिन अगर इसी तरह की कोशिश दूसरे जो संगठन हैं, जो विद्यार्थी संगठन हैं और युवा संगठन हैं, वो सब मिल कर के इस बात को उठाएं
तो ये बात और ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव होगी और ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ेगा। और ख़ाली बात उठाने के बजाय अगर वो समाज में जा कर के जो अमन कमेटी होती है, शांति कमेटी होती है, वो कायम करें और वो कमेटी जो है वो आके सड़क पे खड़ी हो जाए, जिसमें सारे मज़हब के मानने वाले लोग हों, वो सब मिल करके पुलिस स्टेशन में जाएं और बोलें कि इनको रोको, तो यकीनन समाज पे इसका असर पड़ेगा। ये बात सही है कि इसको प्रतिसाद नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग कभी कभार गफलत में रहते हैं। हम सोचते हैं आज प्रतिसाद नहीं मिल रहा है तो कल भी नहीं मिलेगा, कल नहीं मिल रहा है तो परसों भी नहीं मिलेगा। तो हमको गफलत में नहीं रहना चाहिए। जो जहर का है उसको जो है उसके बड में ही जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि वो फैले नहीं और समाज में शांति बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। याच्यानंतर आमचे जमात इस्लामी हिंद मुंबईचे सचिव शाकीर शेख सरांना मी आपले विचार व्यक्त करण्यासाठी सांगतो। आजच्या या पत्रकार परिषदमध्ये आलेले सर्व पत्रकार बंधू भगिनींनो, हा खूपच चांगला उपक्रम स्टुडंट इस्लामिक ऑर्गनायझेशनने घेतलेला आहे खरं तर। आणि आपण सगळीकडे या राज्यात नव्हे तर पूर्ण देशामध्ये बघतो आहे की खुलेआम जे द्वेष, तिरस्कार आणि नफरत हे पसरवण्याचे जे कार्य सुरू आहे आणि हे कोणी सामान्य नागरिक करत नाही, तर ह्याला कुठे ना कुठे आपल्याला असं बघतो आहे की शासनातर्फे सुद्धा याला पाठबळ मिळत आहे। एका शासनाचा जबाबदार मंत्री जेव्हा सेशनमध्ये अशी माहिती देतो, हाऊसमध्ये अशी खोटी माहिती देतो आणि त्या आधारे सगळं एका वैशिष्ट्य समाजाच्या तरुणांना विचलित करून देतो आणि त्यांना कामावर लावून देतो की तुम्ही जा आणि अशा अशा प्रकारे या समाजातील मुलींना तुम्ही नष्ट करा, बर्बाद करा, जे काही त्यांचा जे काही हेतू आहे ते करा। तर ही खूप चिंतेची बाब आहे खरं पाहिलं तर। भारत हा असा देश आहे की याच्यामध्ये विविध बुद्धिमत्ताचे, स्किलचे आणि खूप असा टॅलेंट या तरुणांमध्ये इथे आहे। आपण बघतो की इथे त्यांना संधी मिळत नाही म्हणून ते जगातील विविध क्षेत्रात जाऊन ते कामे करतात। मला असं म्हणायचं आहे की ह्या तरुणांना, ज्या तरुणांच्या हाती या भारत देशाचं भविष्य आहे, जे या देशाला घडवणार आहे, जे क्रांती या देशामध्ये आणणार आहे आणि जे आपण या देशाला पूर्ण भारतात एक पूर्ण जगात एक सुपर पॉवर असं बनवण्याचं जे आपण स्वप्न बघत आहे, तर त्यासाठी काय आपण आपल्या तरुणांना योग्य मार्ग दाखवत आहे? अजिबात नाही। गरज आहे तर या तरुणांना नोकरी द्यायचा, रोजगार द्यायचा। आपण बघतोय की महाराष्ट्रात रोज कितीतरी आपले शेतकरी बांधव आत्महत्या करत आहे। त्यांना काही त्यांच्यासाठी काही, आता मागे आपण पाहिलं की इतके दिवस अवकाळी पाऊस झाला, गारगाठी झाली, तरी अद्यापपर्यंत लोकांना त्याचा मोबदला त्या शेतकऱ्यांना मिळत नाही आहे। लोक शेतकरी रोज आत्महत्या करतात, ते आकडा रोज वाढत आहे। पण आपण आपलं जे सगळं आपण कुठे आपली शक्ती केंद्रित करतोय तर द्वेष पसरवण्यामध्ये, आणि ते बी त्या दिवशी आपला सणासुदीचा दिवस असतो त्या दिवशी आपण द्वेष पसरवतो। वास्तविक सणासुदीच्या दिवशी तर माणसं एकमेकाचा प्रेम वाटतात। आपली संस्कृती होती की ईदच्या दिवशी मुसलमान हिंदूंना बोलवतात, गुढीपाडव्याच्या दिवशी हिंदू मुसलमानांना बोलवतात, परंतु या कुठे आपण घेऊन चाललो? या तरुणांना कुठे घेऊन चाललो? हो, इथपर्यंत वेळ आली की आज आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून आपल्यावर टीका होतात आहे, निंदा करण्यात येत आहे। हा आपला देश कुठे चालला आहे? तर गरज आहे आपल्याला विचार करायची। हे 20% जे लोक मायनॉरिटीज तुम्ही म्हणता, त्या मायनॉरिटीमधूनच APJ कलाम, अब्दुल हमीद आणि याच्यासारखे अनेक लोक या देशासाठी काय करून गेले असे एक उदाहरण त्यांनी कायम केला। किती त्यांनी आपले सगळं काय या देशासाठी लावले, आणि इथे जे लोक आहे ते सुद्धा त्या देशासाठी लावत आहे। त्यांना कोणाची काय घेणं नाही, हे देशच त्यांच्यासाठी सर्व काय आहे। परंतु तुम्ही चुकीचा मेसेज या तरुण पिढीमध्ये पसरवत आहे, हे फार दुर्भाग्य आणि दुर्दैवाची गोष्ट आहे। तर मित्रो,
मी या आपल्या सगळ्या पत्रकार बंधू भगिनीच्या मार्फत आपण एक जबाबदार आपण डेमोक्रेसीमधला एक फार महत्त्वाचा तुम्ही एक पिलर आहात आणि तुमची गरज आहे. सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा सांगितलं आहे की मीडियाने चांगलं कार्य करायला पाहिजे, सरकारच्या चुका दाखवायला पाहिजे. तर मी आपल्याला विनंती करतो की जे काय या राज्यात आणि देशात सुरू आहे, कृपया तुम्ही तरुणांपर्यंत सकट लोकांपर्यंत जे सत्य आहे त्या गोष्टी तुम्ही तिथपर्यंत पोचवा. आणि या देशाला हे देशात जर असंच झाला तर इथली डेमोक्रेसी, इथलं लोकतंत्र हे सगळं धोक्यात येईल. आपण बघतो की जे या बाबासाहेबांनी जे आपला संविधान लिहिला त्या संविधानामध्ये जे अभिव्यक्ती आपल्याला स्वतंत्रता आहे, त्या अभिव्यक्ती स्वतंत्र सर्वात मोठी जर गदा आली असेल तर आपण बघतो की राहुल गांधीच्या रूपामध्ये ती आलेली आहे. म्हणजे जे काय तुम्ही कराल त्याच्यावर जर कोणी सत्य बोलायला गेला तर त्याचा तुम्ही असा हाल कराल, हे अशी एक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तर मला वाटतं की मीडियाच्या माध्यमातून या बाबी लोकांपर्यंत, सरकारपर्यंत चांगल्या पद्धतीने पोचायला पाहिजे आणि या देशामध्ये खरोखरच या आपण आपलं जे काही आपली बुद्धिमत्ता आहे त्या चांगल्या कामासाठी लावला पाहिजे, जेणेकरून हा देश खरोखरच विकासाकडे वाटचाल करेल अशी माझी अपेक्षा आहे. SIOने हा फार चांगला उपक्रम घेतला आहे. गरज आहे सगळ्याच संघटनांनी, कारण हे फार मोजके लोक आहे जे द्वेष पसरवत आहे. तर जे लोकशाहीला पसंत करतात, डेमोक्रेसीवाले जे लोक असे काही आहे लोकतंत्रामध्ये, या सगळ्या संघटनांना मी विचार करतो की त्यांनी पुढाकार घेऊन आम्ही मुंबईमध्ये ते सलोखा समिती, जसं आता उडगी साहेबांनी सांगितली, आम्ही पूर्ण मुंबईमध्ये सलोखा समिती स्थापन केली आहे. त्याच्यामध्ये सगळं समाजाचे लोक जवळजवळ 60 ते 70 त्याच्यामध्ये NGOज आमच्याबरोबर आले. वेळोवेळी त्याचे कामही चालू आहे. आम्ही काही झोपडपट्टीचा भाग म्हणा किंवा काही एरिया असे टार्गेट केले आहे. तिथे जाऊन सुद्धा आम्ही लोकांच्या भेटी गाठी दिवसभर कॅम्प लावून असे सुद्धा उपक्रम भविष्यात राबवणार आहे. हे काम त्यांना जे करताय ते करू द्या, ते फार कमी आहे. परंतु आपल्याला जे आपलं चांगलं काम करायचं आहे ते आपल्याला करायलाच पाहिजे. आणि आपल्याला अपेक्षा आहे आणि आपल्याला आशावादी राहायला पाहिजे की एक दिवस या पूर्ण आपल्या भारताचा नक्षा बदलू आणि ते शांतता कशी राबवेल यासाठी आपण प्रयत्न करत राहू आणि ते जवळ आपण त्याच्यात यशस्वी राहू. हे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. यानंतर काही प्रश्न असतील तर आपण विचारू शकतो.